चलिए लेते हैं अगला सवाल। यमुनानगर से पंकज अरोड़ा हमारे साथ है। पंकज जी पूछिए, क्या जानना है आपको? मैडम जी, मैं ये जानना चाहता था कि हमारे फादर साहब ने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया था और उसके मतलब एक्चुअल बोरर जो है वो एक्सपायर हो गया है। हम वो लोन को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या बैंक हमारे से प्री पेमेंट चार्जेस को ले सकता है? ओके, ये पंकज अरोड़ा के डैड ने लोन लिया था, अब वो एक्सपायर हो गए हैं, ये चाहते हैं कि अब लोन क्लोज कर दे, तो क्या जानना चाह रहे हैं कि अभी भी क्या उनको प्री क्लोजर चार्जेस देने होंगे? तो ये देखने में बहुत हार्टलेस लगता है कि बोरोअर एक्सपायर हो गया, उसको देने वाले लोग चुकाना चाहते हैं, फिर भी प्री पेमेंट चार्ज ले रहे हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स देखें तो क्लियरली देना पड़ेगा प्री पेमेंट, चाहे कोई वजह से हो, प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। और उसका इकोनॉमिक लॉजिक भी है, मैं इमोशनल लॉजिक की बात नहीं कर रहा। इकोनॉमिक लॉजिक ये है कि बैंक कहीं से पैसा लाती है आपको देने के लिए, अगर सामने उसको प्री पेमेंट करते समय वो एक अरेंजमेंट करती है, अगर वो जल्दी पैसा अपने बोरोवर अपने लेंडर को जल्दी देती है, उसको अगर प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ता है, वो आपको आपसे ही रिकवर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब एक नया लोन दिया जाता है तो काफी अपफ्रंट खर्चे होते हैं, कमीशंस होते हैं, डीएसए के लीगल खर्चे होते हैं, सेटअप फीस होती है, उसमें से थोड़ा तो समझो प्रोसेसिंग फी से मिल जाता है, बाकी खर्चा ये माना जाता है कि लोन की अवधि के दौरान उसको अमोर्टाइज किया जाएगा 5 साल में। अब अगर आपने 2 साल में उसको रीपेमेंट कर दिया तो वो जो उन्होंने अजम्पशन किया था वो ट्रू नहीं है। तो एक वैलिड लॉजिक है प्री पेमेंट चार्ज करने का। अब ये कहने के बाद ये है कि इनकी जो सिचुएशन है उसमें मेरे ख्याल से अगर बैंक से बात करेंगे तो जरूर कम उसमें वो प्रीपेमेंट चार्ज मेरे ख्याल से कर देंगे। पूरा का पूरा तो शायद वेव नहीं करें, बट कम हम तो हमेशा बोलते हैं कि नेगोशिएट कीजिए, बात कीजिए, लेकिन क्या ट्रिक है? मतलब अगर आप नेगोशिएट करने जाते भी हैं तो आप ऐसे क्या दलीलें रखे सामने ताकि आपके जो चार्जेस है वो थोड़े कम हो जाए? दलीलें इसमें इसलिए आप नहीं रख सकते हैं कि ये तो रिक्वेस्ट ही हो सकती है, क्योंकि सारे जो पत्ते हैं वो तो बैंक के पास हैं। अगर आप कहोगे उनको कि मैं लोन नहीं दूंगा आपका, अगर आप ये चार्ज करोगे, तो सिक्योरिटी वो रिकवर कर सकते हैं, कभी भी सिक्योरिटी से आपको बेदखल करके उसको बेच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई जो जनरल नेगोशिएशन की एक ट्रिक है, यहाँ पे आप ऐसी पोजीशन में, लीगली ये पोजीशन में नहीं हो कि आप उनको कहें कि आप प्रीपेमेंट चार्ज मत लीजिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली सिचुएशन देख के। और अगर ओवरऑल आपका कोई बैंक के साथ दूसरा भी रिलेशनशिप है तो वो दोनों चीजें देख के शायद वो कम कर दे, लेकिन ऐसा कोई इसमें ट्रिक मैं नहीं बता सकता कि ये कहने से वो कम कर दे। ऑलराइट, तो पंकज जी आपको जो प्री क्लोजर चार्जेस है वो देने पड़ेंगे। सुनने में थोड़ा रूड लग रहा है, लेकिन क्योंकि बैंक के अपने खर्चे होते हैं और बैंक अगर आप पहले उनका लोन पूरा निपटाना चाहते हैं तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस वो आपसे वसूलती है। आप बात कीजिए, जो जितना अमाउंट है, जितनी परसेंटेज वो चार्ज ले रहे हैं, शायद वहां थोड़ा बहुत कम कर सकती है, लेकिन वो आपके बात करने पर डिपेंड करेगा। लेकिन बैंक का प्री क्लोजर चार्ज लेना वो वाजिब है, वो जरूर लेगी आपसे। लेते हैं अगला सवाल। जलगांव से राकेश परवानी हमारे साथ है। राकेश जी पूछिए अपना सवाल। मैंने 5 लाख का लोन लिया है ICICI बैंक से लोन, तो मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया था जी। 28 इंस्टॉलमेंट्स मैंने दे दी थी उनको, तो बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाइक हो गया था 1% से। उन्होंने मेरा NPA में डाल के एक आरसिल करके कंपनी है, उनको असाइन कर दिया था। अच्छा, तो भी आरसिल कंपनी हमको टॉर्चर कर रही है कि आप हमको 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दीजिए पेमेंट, तो फिर हम परमिशन ले लेंगे आपसे। ICICI को हमने पेमेंट दे दिया है, आपसे हम पेमेंट वसूल करेंगे। तो मैंने कहा मैंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, अभी तो 9 to 10% लगना चाहिए। तो बोल रहे नहीं, हम अभी फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाएंगे 16%। अच्छा, ऑलराइट। क्या करना चाहिए राकेश जी को? इन्होंने 25 इंस्टॉलमेंट टाइम पे दिए, उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले तो अपना एग्रीमेंट स्टडी करें, अगर कॉपी नहीं है तो बैंक को लिखें उनके वेबसाइट पर जाकर, तो 10-15 दिन में इनके पास एग्रीमेंट की कॉपी आ जाएगी। सबसे पहले एग्रीमेंट की कॉपी आप देखें कि उसमें टर्म्स क्या है। तो 2 तरीके के टर्म्स उसमें होंगे। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो जो डिफॉल्टेड अमाउंट है
उस पे आपको एडिशनल ब्याज देना होगा। लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट राइज करने का क्लॉज नॉर्मली एग्रीमेंट में नहीं होता। अब कितने दिनों से ये इन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है, क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है, ये अभी नहीं पता। तो और चूंकि आरसील में दिया है, इसका मतलब कम से कम 6 से 9 महीने का तो डिफॉल्ट इसमें पक्का है। 6 से 9 महीने का डिफॉल्ट हुए बिना आरसील में नहीं जाएगा ये, क्योंकि एनपीए हुए 3 महीने लगते हैं एनपीए होने में। और नॉर्मली कंपनीज इतनी जल्दी असाइन नहीं करती, कोई भी कंपनी इतनी जल्दी असाइन नहीं करती। तो क्लियरली इसमें 6 से 9 महीने का डिफॉल्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो टर्म्स क्या है एग्रीमेंट के, उस पर डिपेंड करेगा कि बैंक जो राइट आरसील का है वो बैंक का राइट आरसील, बैंक का जो राइट है उससे बेटर राइट आरसील को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके तहत ही वो राइट ले रहा है। तो आरसील अभी किस बिना पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है? उस डॉक्यूमेंट के बिना पर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप वो डॉक्यूमेंट चेक करिए कि जब आप डिफॉल्ट में हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है, क्या राइट देता है बैंक को। और अगर उस राइट के मुताबिक आरसील चार्ज कर रहा है तो मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोमेंट आप डिफॉल्ट में आ गए तो क्लियरली फिर आपको उसका हर्जाना भी चुकाना होगा। तो ये अब एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। ये कहना कि जो नॉर्मल कंज्यूमर को रेट मिलती है वो मुझे मिले, वो मेरे ख्याल से अगर आप डिफॉल्ट में हैं तो शायद आप वो डिमांड नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो पहले राकेश जी अपना एग्रीमेंट स्टडी करना होगा, उसको चेक कीजिए। अगर उसमें डिफॉल्ट करने पर ये प्रोविजंस होंगे तब आप इसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो प्रोविजन नहीं होगा तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? तो क्लियरली ये आरसील उनको चार्ज नहीं कर सकता, एंड वेदर इट इज असाइंड टू आरसील और नॉट, क्लियरली मेरे ख्याल से ये बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। सिर्फ असाइनिंग के वजह से बैंकिंग ओम्बड्समैन का इनका जो रिलीफ है वो चला नहीं जाएगा। और अगर कोई कारण से बैंकिंग ओम्बड्स, क्योंकि अब बैंक के पास नहीं रहा, आरसील बैंक नहीं है, तो अगर कोई कारण से बैंकिंग ओम्बड्समैन में नहीं होता है तो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। तो राकेश जी आप एग्रीमेंट स्टडी कीजिए, और अगर ये प्रोविजन नहीं है तब आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के थ्रू जा सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में भी केस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट में ऑलरेडी है, ये मेंशन किया हुआ है इस तरह के प्रोविजंस, तो आपके पास बहुत कुछ करने को नहीं है, आपको ये पे करना होगा।